ठीक है, देखो पिछले वाले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, ये रिडॉक्स पोटेंशियल पढ़ा था ना मेटल्स का। ठीक है, अब देखो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसके आगे जो अपने हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। अब डी ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करते हैं। इस कारण क्या करते हैं, ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीडेशन, देखो नेक्स्ट पॉइंट है जो भी आप लोग लिख लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, देखो अपन नॉर्मली तो क्या बोलते हैं कि किसी एटम की या किसी स्पीसीज की जो वैलेंसी होती है वो क्या कहलाती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। ठीक है, और नॉर्मली मतलब जो भी है, जैसे हाइड्रोजन की एक होती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, उसकी एक होगी। ठीक है, ऑक्सीजन की दो होती है तो उसकी दो होगी, जनरली अपन ये मानते हैं, लेकिन ये एकदम सही नहीं है। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के रेस्पेक्ट में, ऑक्सीडेशन स्टेट के रेस्पेक्ट में अपन क्या कहेंगे, अगर किसी भी स्पीसीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ठीक है, तो उस स्पीसीज की ऑक्सीडेशन स्टेट उस नंबर या आवेश के बराबर होएगी यदि उसके साथ जुड़े हुए अन्य परमाणुओं को आयनों के रूप में रिलीज कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। ठीक है, परिभाषा लिखूं मैं इसकी, तो क्या लिखूंगी, किसी भी स्पीसीज के ऑक्सीडेशन स्टेट उस चार्ज या नंबर के इक्वल होती है, जो कि उससे जुड़े हुए परमाणु को आयनों के रूप में मुक्त करने से उत्पन्न होता है। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखी, किसी भी स्पीसीज की ऑक्सीडेशन स्टेट उस चार्ज या नंबर के बराबर होगी जो कि उससे जुड़े हुए परमाणुओं को आयनों के रूप में मुक्त करने से उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे इसका वेल नोन एग्जाम्पल पढ़े, जैसे मैं लिखूँ MgCl2। ठीक है, अब मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, अब इसे दो Cl जुड़े हुए हैं, दोनों Cl को क्या कर दो, Cl- के रूप में रिलीज कर दो, तो बताओ दो Cl निकलेंगे 2Cl-, तो यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस का कितना चार्ज आ जाएगा, 2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैं कहूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, प्लस का 2 होगी। मेरी बात समझ में आएगी आप लोगों को, क्लियर ये वाली चीज़। तो अपन क्या करते हैं, इसको इस परिभाषा के रूप में लिखते हैं, क्लियर ये चीज़। ठीक है, अब देखो कोई भी स्पीसीज, अपन जैसे डी ब्लॉक एलिमेंटों की बात करते हैं, ठीक है, तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो +1 से +7 +8 तक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। वो क्या करते हैं, +1 से लेके +8 या +7 तक क्या करते हैं, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्लियर ये वाली चीज़। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये
कि ये यहाँ से यहाँ तक के ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। सबसे पहले तो अपन इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इनका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका n-1 d0 to 1 to 10 ns2 1 to 2 ऐसा होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है जो इनकी मतलब 3D 4D और 5D सीरीज की बात करें अपन, जैसे अपन किसकी बात करते हैं 3D 4D और 5D की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D 4s में जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D 5s में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5D 6s में जाएगा। क्लियर क्या ये वाली बात है, समझे। तो नॉर्मली क्या होता है इन जो ऑर्बिटलों में इन जो ऑर्बिटल्स का एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है बहुत कम होता है, ठीक है। मैं लिखूं इन ऑर्बिटल्स का एनर्जी गैप या बोले तो ऊर्जा अंतराल है ना, इंटरवल ऊर्जा अंतराल लिखो इस चीज को, ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, अतः इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल जाते हैं। ये संयोजकता कोश है और ये उपांत कोश है। क्लियर क्या, तो दोनों में से क्या होते हैं, ये वैलेंस सेल, ये पेलेंटीमेट सेल, तो दोनों में ऊर्जा गैप क्या होता है बहुत कम होता है, और बहुत कम ऊर्जा गैप होने के कारण अतः यहाँ पे लिख दूँ आसानी से निकल जाते हैं, अतः ये सभी मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, ठीक है। अतः ये सभी मेटल्स क्या करती हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। क्लियर क्या ये वाली बात है, ठीक है। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती है। अब आप लोगों से पूछा जाए कि डी ब्लॉक के एलिमेंट, पहला क्वेश्चन ये बने कि डी ब्लॉक के एलिमेंट परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो इसका कारण क्या होएगा कि जो 3D 4s है या 4D 5s है या 5D 6s है, इनकी ऊर्जाओं का अंतराल बहुत कम होता है, एनर्जी गैप बहुत कम होता है, अतः इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजकता कोश से निकलने के बाद उपांत कोश या पेलेंटीमेट सेल से आसानी से निकल जाते हैं, जिसके कारण ये परिवर्तनशील या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। क्लियर ये चीज़, ठीक। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे अपन ये बोलते हैं, जैसे अपन स्कैंडियम और उसके आगे वाले एलिमेंट की बात करें, कोई भी स्पीसीज, तो अपन ये बोलते हैं कि नॉर्मली जैसे ये इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो ना करके इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, समझ रहे हो मेरी बात है, ठीक है। जैसे मैं ये कहूँ कि आयरन +2 की बजाय +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना, मैं ये कह दूँ कि आयरन +2 की बजाय +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो आप नॉर्मली क्या चेक करोगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के बाद में क्या करोगे, ये देखोगे कि वो किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है। दूसरा, अगर वेकेंट, हाफ फिल्डेड और फुली फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो उस स्टेट की क्या होती है, नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल होती है। मतलब अगर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, है ना, और उसको कहे अपन ये मोस्ट स्टेबल है, तो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट तभी मोस्ट स्टेबल होगी जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होएगा, ठीक है। आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि उससे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो देखो अधिकांशतया वे ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक
स्थायी होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेकेंट, हाफ फिल्डेड, फुली फिल्डेड आदि होता है। ठीक है, जैसे मैग्नीज +2 व +7 मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, या मैं कहूँ मैग्नीज +2 और +7 स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। तो इसका रीजन क्या हो गया, क्योंकि Mn+2, देखो Mn+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो N-1d5, ठीक है क्या, NS0। बताओ मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या ये, समझे मेरी बात। ठीक है, ऐसे ही मैं कहूँ Mn+7 स्टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो इसका N-1d0 NS0। बताओ ये भी क्या है, मोस्ट स्टेबल वेकेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसको भी लिख दूँ मैं मोस्ट स्टेबल हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात क्लियर, समझ में आप लोगों को ये वाली चीज़। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, देखो Fe+2 की, देखो यहाँ पे लिखूँ Fe+2 की बजाय +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि Fe+2 और इधर लिख लो Fe+3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो N-1d, N-1d6 NS0, यही होएगा ना, N-1d6 NS0। और इसका देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1d5 NS0, ये क्या है, मोस्ट स्टेबल हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आप लोगों को, इसलिए ये वाली शो करेगा। क्लियर ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखो नॉर्मली क्या है, ये वाली चीज़ होगी। अपन ये पढ़ते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन में डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट मुख्य रूप से दो प्रकार के लिगेंडों के साथ, देखो मुख्य रूप से क्या होते हैं, ये दो प्रकार के लिगेंडों के साथ जुड़कर, एक मिनट, देखो इससे पहले एक चीज़ देख लो, इसको बाद में इंक्लूड करेंगे, थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा। पहले एक और बात देख लो। नॉर्मली क्या है कि जैसे अगर मेटल, यदि मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है तो इस अवस्था में बने यौगिक आयोनिक नेचर के होते हैं, है ना। क्या है, आप लोग ध्यान रखना,
अगर ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे तो बना हुआ यौगिक कैसे होएगा, जिस भी कंपाउंड में ये आयन के फॉर्म में रहेंगे, लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो बना हुआ कंपाउंड कैसे नेचर का होएगा, आयनिक नेचर का होएगा। ठीक है, और अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो बना हुआ कंपाउंड क्या होएगा, सहसंयोजक प्रकृति का बंद होएगा उसमें। और अपन ये बात कैसे बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। और यदि यहाँ पे लिख दूँ, और यदि ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो इस अवस्था में बना यौगिक, लिखो, सहसंयोजक प्रकृति का होता है या कोविलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है, बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। ठीक है, फजान्स रूल ये तो कहता है अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो तो वो बनने हुए कंपाउंड क्या होंगे, कोविलेंट नेचर के होंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो तो बने हुए कंपाउंड आयनिक नेचर के होते हैं। पढ़ते हो ना आप लोग इस चीज़ को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। क्लियर ये वाली बात है। ठीक है, एक और बात ध्यान में रखना आप लोग कि जब अपन इनके कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, तो देखो कई बार डोनर साइड क्या होती है, बहुत अधिक उच्च ऋणात्मक होती है। ठीक है, और कई बार क्या होती है, डोनर साइड बहुत कम ऋणात्मक होती है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जब ये कंपाउंड बनाते हैं तो डोनर साइड या तो बहुत अधिक ऋणात्मक होती है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। या कोई स्पीसीज या कोई लिगेंड है तो उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। तो वे सभी स्पीसीज जिनमें डोनर साइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, मुख्य रूप से लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड बनाते हैं, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे जैसे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है तो क्या होता है, इनकी एसिडिटी बढ़ती जाती है। समझ रहे हो मेरी बात है। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि फजान्स रूल के अकॉर्डिंग जब इनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो ये क्या होता है, ये कोविलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और अगर कोविलेंट बॉन्ड बनाएंगे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में तो क्या होएगी, इनकी एसिडिटी ज़्यादा होएगी। क्लियर क्या, ये वाली चीज़ आसानी से मेटल या जो इनके ऑक्साइड वगैरह हैं वो बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे। हाइड्रोजन मतलब H+ कोई हाइड्रोजन को H+ फॉर्म में रिमूव करेंगे। बताओ ऐसा अगर होता है, और जो मेटल ऑक्सीजन या मेटल OH बॉन्ड आसानी से नहीं तोड़ता है वही तो क्या कहलाती है, उसकी एसिडिटी कहलाती है। समझ में आ रही है मेरी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखूँ, जैसे जैसे मेटल स्पीसीज की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके इस स्टेट में बनाए गए कंपाउंड्स की एसिडिटी भी बढ़ती जाती है। क्लियर ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जब ये हाई वाले डोनर
स्पीसीज से जुड़कर बंध बनाते हैं तो अधिकांशतः कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। और यदि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर डोनर साइट है, डोनर स्पीसीज लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होएगा तो ये नॉर्मली क्या करेंगे, सॉरी क्या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होएगा, ऊपर वाला पॉइंट क्या था, तो ये क्या करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कम शो करेंगे, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम होगी डोनर साइड की तो ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। क्लियर क्या ये वाली चीज़, ठीक है। नॉर्मली ये ऐसा नहीं है कि पूरे कॉम्प्लेक्स से ये वाली चीज़ फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ एक कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होते हैं ये बहुत कम ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं और फिर भी क्या करते हैं और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है और वो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये मुख्य रूप से क्या करते हैं, जब ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले डोनर स्पीसीज से जुड़कर बंध बनाते हैं तो अधिकांशतया आप लोग यहाँ पे लिखोगे सॉरी मोर और यहाँ पे लिखोगे लो, सॉरी ये उल्टा हो गया था है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो मुख्य रूप से ये दो प्रकार के लिगेंड्स, लेकिन ये हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये वाले स्टेटमेंट आप ध्यान रखना, हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है। देखो मुख्य रूप से ये दो प्रकार के लिगेंड से जुड़कर संकुलों का निर्माण करते हैं, मतलब दो प्रकार के लिगेंडों से जुड़ते हैं और संकुलों का निर्माण करते हैं। पहले वे लिगेंड जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है, वे लिगेंड जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं और इनमें एग्जाम्पल कैसे आ जाएंगे, यहाँ पे लिख दूँ, वे लिगेंड जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, है ना, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर ये वाली चीज़। एग्जाम्पल देखो इसमें क्या आ जाएगा, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ठीक है। और जैसे एल्काइल कोई भी लिगेंड हो गया, ठीक है, और जैसे हो गया H2O, जैसे हो गया HCN माइनस या NCS माइनस या हो गया NO2 माइनस एक्सेट्रा, ये क्या करते हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। दूसरे क्या होंगे, वे लिगेंड जो सिग्मा बॉन्ड व पाई बॉन्ड दोनों का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे CO हो जाएगा, NO+ हो जाएगा,
कई कंपाउंड ऐसे हैं कई कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें जैसे Pr3 हो गया है ना, POCH3 3 हो गया एक्सेट्रा। ये सारे के सारे कंपाउंड क्या है, ऐसे कंपाउंड हैं जो सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ क्या करते हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन भी करते हैं। बात मेरी समझ में आई क्या? ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा है ये स्पीसीज मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन देती है ये, और इलेक्ट्रॉन देकर क्या करती है, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करती है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इस पर कैसा चार्ज रहेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव चार्ज बना ले और उस अवस्था में ये क्या कर ले, कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर ले, तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होएगा। ठीक है, मतलब इसकी मोस्ट ऑफ क्या नेचर है, इलेक्ट्रॉन देने की नेचर है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो भी बनाएंगे उनमें क्या है कि ये प्लस ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ ऑक्सीकरण अवस्था शो करेंगे। और अभी अपन ने देखा कि ये तो +1 से लेकर +7 तक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मतलब ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं जिनमें स्टेबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। लेकिन कई कॉम्प्लेक्स इनके ऐसे हैं जिनमें इनकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा स्थायी प्रकृति के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखना, इस चीज़ को मैं लिखूं, ऐसे हैं जिनमें ये 0 ब्रैकेट में लिख देती हूँ, लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, डी ब्लॉक एलिमेंट के कई स्टेबल कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिनमें ये क्या करते हैं, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बात समझ रहे हो मेरी? ठीक है। अब ये इन अवस्था में क्या करते हैं, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, लेकिन फिर भी वो कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, स्टेबल नेचर के होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेबल नेचर के होते हैं, क्योंकि इसका रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि उन कॉम्प्लेक्सेस में उपस्थित लिगेंड सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड की भी फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि उन कॉम्प्लेक्स में उपस्थित लिगेंड सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड की भी फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स जैसे अपन देखें तो वेनेडियम CO5, FeCO5, ठीक है, NiCO4, ऐसे में लिखो Fe3CO9 एक्सेट्रा। ठीक है, देखो इसमें ये 2 एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, आयरन वाला और निकल वाला। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे देखो NiCO4, इधर देखना, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो 4 × 0 = 0, तो x = क्या आ जाएगा, 0। मतलब इस पे चार्ज कैसा है, 0। फिर भी ये क्या है, स्टेबल होते हैं। देखो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इनमें बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं, फिर पाई बॉन्ड क्या है। ठीक है, जिससे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे लास्ट लाइन मैंने ये लिखी, तो आगे स्टेटमेंट आप लोग क्या लिखोगे, इसको मतलब स्टेबिलिटी के इस कारण को पाइबंद फॉर्मेशन के आधार पर आसानी से समझाया जा सकता है।
ठीक है, तो यहाँ से लिखूँ मैं, इनकी स्टेबिलिटी के कारण को पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के आधार पर आसानी से समझाया जा सकता है। ठीक है, आसानी से समझाया जा सकता है। क्लियर? तो इसके लिए देखो मैं आपको पाई बॉन्ड बना के बताती हूँ किस तरीके से बनता है। इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं इसको मिटा रही हूँ। क्लियर? देखो जैसे यहाँ पे लूँ मैं मेटल, ठीक, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है शायद आप लोगों को, है ना, ये C ट्रिपल बॉन्ड O, ठीक है। देखो ये मेटल का ऑर्बिटल, ये मेटल का और ये मेटल के ऑर्बिटल। और ये जुड़ रहे हैं ना, देखो यहाँ पे लिखो वेकेंट अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल। इधर देखो फिल्डेड वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये इसके, फिल्डेड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल। ठीक है, ये देखो वेकेंट अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। ठीक है, और ये देखना फील्डेड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड, है ना। अब देखो मुझे नीचे का स्पेस चाहिए इसलिए मैं इनको भी मिटा रही हूँ। अब देखो इधर नाम बता दिए मैंने इनके आप लोगों को। अब देखो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें आएगी तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इधर देखो ये इस तरीके से, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ठीक है, इधर देखो ये वेकेंट, ये भी वेकेंट, ये भी वेकेंट, है ना। तो देखो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें गई और इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें आई, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें गई और इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें आई। ठीक है क्या, ये सिग्मा बॉन्ड जो हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है। अब देखो जैसे ये सिग्मा बॉन्ड बना लेगा तो देखो ऐसा हो सकता है कि सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ एक ही CO से जुड़ेगा, ऐसा हो सकता है कि सिग्मा बॉन्ड बनाते ही इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा आ जाए मेटल के पास। ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास पहले से d ऑर्बिटल हो, वो फिल्डेड हो, उनमें इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट हो। बताओ पहले से प्रेजेंट होने के कारण क्या करेगा, होंगे तो ये इसको दे देगा जो कि अपने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में रखता है, और इसके पास भी वेकेंट अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। तो ये बनने वाला बॉन्ड है जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है क्या कहलाता है, पाई बॉन्ड। ठीक है, मतलब पाई बॉन्ड या बैक बॉन्डिंग, बैक
बॉन्डिंग, मतलब इस इनकी स्टेबिलिटी कंसेप्ट को अपन किससे शो कर सकते हैं, किससे स्पष्ट कर सकते हैं या व्याख्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड या फॉर्मेशन ऑफ बैक डोनेशन या बैक बॉन्डिंग, उसके आधार पर अपन इनकी स्टेबिलिटी को आसानी से बता सकते हैं कि ये स्टेबल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बाद भी ये स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि ये लिगेंड के साथ बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन या बैक बॉन्डिंग शो करते हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, जिससे बनने वाले कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। क्लियर क्या ये वाली चीज़, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हुई आप लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, या तो राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इस तरीके से पूछ लेगा, या आप लोगों को बोलेगा ये बनता है ये नहीं बनता है, ठीक है, या बोलेगा ये स्टेबल है ये अनस्टेबल है। तो आप लोग एक काम करना, पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेना, ठीक है, या उसमें लिगेंड चेक कर लेना, ये भी तो पॉसिबल है ना। NaCl4 की कंपेरिजन में NaCO4 मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है, जबकि देखो उसमें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करोगे आप लोग, या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट या लिगेंड चेक करोगे। अगर लिगेंड से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर निकालना उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट से। अगर किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हाफ फिल्डेड, वेकेंट या फुली फिल्डेड आ जाए तो वो क्या होंगे, मोस्ट स्टेबल क्या ऑक्सीडेशन मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और बनने वाला उस ऑक्सीडेशन स्टेट में बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होएगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट का जो करवाना था वो मैंने करवा दिया है, आप लोगों के सिलेबस में इतना पूछा जाता है, ठीक है, बाकी ऐसा कोई इसमें है नहीं और चीज़ जो आप लोगों को बताने लायक हो और आप लोगों के आती हो। क्लियर क्या ये वाली चीज़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इनकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, इतना आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन इनकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, अभी वो बचा हुआ है ना, ठीक है, फिर पढ़ेंगे इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, नेक्स्ट देखो उत्प्रेरकीय गुण। मुझे सबसे पहले तो देखो अपन एक पढ़ते हैं इनकी परिभाषा, उत्प्रेरक क्या होता है ना, कितने प्रकार का होता है, फिर कैटालाइटिक प्रॉपर्टी इनकी क्या है, क्योंकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनका बहुत ज़्यादा उपयोग एज ए कैटलिस्ट है, या उनके द्वारा बने हुए यौगिकों का उपयोग एज ए कैटलिस्ट, कई रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती हैं, तो उनमें कैटलिस्ट यूज़ करते हैं अपन इनके द्वारा बने हुए यौगिक का या खुद मेटल का, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखो, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है उत्प्रेरकीय गुण। सबसे पहले तो देखो इसकी डेफिनेशन, ठीक है। देखो डेफिनेशन क्या होती है, उत्प्रेरक क्या होते हैं। सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं उत्प्रेरक वे सभी स्पीसीज जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, ठीक है, सुनना जरा, मैंने कहा वे सभी स्पीसीज जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर रासायनिक अभिक्रिया के वेग को चेंज कर देती है, परिवर्तित कर देती है, और रासायनिक अभिक्रिया प्रोसीड होने के बाद खुद बिना किसी चेंजेस के बाहर निकल जाती है, क्या कहलाता है, कैटलिस्ट कहलाता है, ठीक है। परिभाषा लिखूँ मैं इसमें, वे सभी स्पीसीज जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर
अभिक्रिया के वेग या रेट को चेंज कर देती है, चेंज कर देती है। क्या कहलाती है? कैटलिस्ट कहलाती है या उत्प्रेरक कहलाती है तथा रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद खुद बिना किसी परिवर्तन के बाहर निकल जाती है। ठीक है, खुद बिना किसी परिवर्तन के क्या होगी? बाहर निकल जाती है। ठीक है, किसी विशेष रिएक्शन के लिए विशेष उत्प्रेरक, किसी विशेष उत्प्रेरक का ही यूज किया जा सकता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, क्या स्टेटमेंट लिखा? किसी विशेष, अब रिएक्शन के लिए किसी विशेष बोलते स्पेशल, अगर कोई रिएक्शन है कोई स्पेशल, तो उसके लिए स्पेशल कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मली एक ही कैटलिस्ट है वो सब के सब रिएक्शन के लिए अपन यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। एक स्पेशल कोई भी एक रिएक्शन होगी उसके लिए एक कैटलिस्ट होगा, ऐसा नहीं कि वो कैटलिस्ट सब रिएक्शन में भाग ले रहा है, सब में हम तो बोले वो इंक्लूड कराएंगे, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है, किसी एक रिएक्शन के लिए केवल एक ही कैटलिस्ट काम में लिया जाता है। ठीक है, देखो रिएक्शन में रिएजेंट, रिएक्टेंट व रिएजेंट की अवस्था के आधार पर कैटलिस्ट दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है होमोजीनियस कैटलिस्ट और एक होता है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, रिएक्टेंट किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो होगी, देखो अब उसमें एक रिएजेंट होएगा एक रिएक्टेंट होएगा। ठीक है, या रिएजेंट, मैं बोलूँ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट व कैटलिस्ट है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ। कैटलिस्ट की अवस्था के आधार पर कैटलिस्ट दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट कहलाते हैं होते हैं और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, अब देखो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।